नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में पुलिस प्रशासन पर शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब दरभंगा का युवक शराब बिकने की शिकायत को लेकर बहेड़ा थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की गई। आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मेरे पास सबूत है सर। सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। पिटते युवक और पिटाई करती पुलिस को देखी, वो सच सच चिल्लाता रहा। पुलिस वाले पीटते और घसीटते रहे। तस्वीरें दरभंगा के बेहड़ा थाने की है, लेकिन सवाल है कि सच बोलने वाले को पुलिस ने पीटा क्यों? जवाब जानने के लिए पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो हम समझा देंगे। भैया ये पुलिस थाना है। मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी बहेड़ा थाना के अंदर जो है आ गया हूं। ये सामने जिप्सी खड़ी है पुलिस की और ये हमारे पुलिस के जवान हैं। ये मुख्य गेट है थाने का, ये थाने का मुख्य गेट है और लगातार मैंने कई बार शिकायत की है और मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पर शिकायत की और मैंने रात में एसएचओ साहब को भी कहा है। और ये दारू की बोतल जो मोतीपुर में मिली है और अभी मेरे साथ मैं थाने पे खड़ा हूँ, लगातार मैंने कंप्लेन कई बार की है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसी जानकारी मुझे मिली है, मैं पिछले 1.5 साल से लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो 2 लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। और रात में मैंने इनको बताया है, थानेदार साहब को मैंने फोन किया रात में। और लगातार मोतीपुर के अंदर गोविंद यादव पिछले 2 साल से दारू बेच रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसएसपी दरभंगा साहब को भी मैंने फोन किया रात में, उनको मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने समाज सेवी पप्पू सिंह को व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार मुझे बिहार दिल्ली से यहाँ आना पड़ रहा है इस चीज के लिए। लगातार नशा खुरानी ग्रुप मोतीपुर के अंदर एक्टिव है। आसपास के 10 गांव के लोग आते हैं और लगातार वहां दारू लेते हैं उससे और खरीद के जाते हैं। और ये सुअत से ला रहा था ये परसों रात में 9:30 बजे के आसपास की घटना है ये। मैं परेशान हो गया हूं कि क्यों इतने बड़े लेवल पे दारू यहां पर मिलती है, प्रशासन क्यों आंखें मूंद के जो है बैठी हुई है, ये सवाल है। सामने थाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, सामने जो है कप्तान साहब की गाड़ी भी खड़ी है। ये क्यों हो रहा है, आखिर इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिलता है? रात में मैंने एसएसपी दरभंगा साहब को व्हाट्सएप किया हुआ है, उनका मैसेज आया हुआ है। मेरे गांव का जो चौकीदार है, मेरे गांव का चौकीदार, उसको लगातार, वो खुद 1 नंबर का गांजेबाज है, 1 नंबर का नशेड़ी है। वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करता है, जैसे मैं यहाँ पुलिस को सूचना देता हूँ वो वहां पर। इस वीडियो को देखने के बाद तो पूरी कहानी समझ ही गए होंगे। दरअसल इस युवक ने सीएम नीतीश कुमार की अपील को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और निकल पड़ा शराब बेचने वाले का पर्दाफाश करने। बार बार पुलिस वालों से शिकायत की, थानेदार से लेकर एसपी तक फोन और मैसेज किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। मजबूरन ये युवक पहुंच गया दरभंगा के बेहड़ा थाने के अंदर और करने लगा फेसबुक लाइव। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो 2 लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। पुलिस वालों को जैसे ही अपनी पोल खुलती दिखी, बदनामी के डर से बौखलाए पुलिस वाले शिकायत करने वाले युवक पर ही टूट पड़े। पहले तो युवक को पीटा और फिर लिखित शिकायत के बाद ही छोड़ा। न्यूज़ 18 ने बेनीपुर के एसडीपीओ सुमित कुमार से सवाल किया तो वो दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कहकर चलते बने। लेकिन सवाल है कि कब होगी गुंडागर्दी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई? क्या पुलिस भूल गई शराब रोकने वाली कसम? क्या ऐसे पुलिस वालों के भरोसे सफल होगी शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब है। सीएम ने 16 नवंबर 2021 को शराबबंदी की लेकर महासमीक्षा की और महासमीक्षा की बैठक में चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी को तय कर दिया गया। थानेदार पर शराबबंदी की पूरी जिम्मेवारी डाली गई, यहां तक कि गड़बड़ी की गई तो नौकरी भी जाएगी। 10 साल तक थानेदारी से आप वंचित भी कर दिए जाएंगे
और यही वजह है कि पुलिस वाले शराब की सूचना दबाने की हर संभव कोशिश करते हैं ताकि शराब के अवैध कारोबार की आंच उन तक न पहुंचे, उनकी नौकरी पर यह बात न बन जाए। यही वजह है कि दरभंगा में शराब के खुलासे पर पुलिस वाले बौखला गए। शराब की सूचना देने वाले युवक को ही वहां पर डराया गया, धमकाया गया, गाली गलौज की गई और उसके साथ जमकर मारपीट तक की जाती है। अब बात गर्मी के बढ़ते सितम की, तो देखिए गर्मी बढ़ने के साथ ही हर साल आग का तांडव भी शुरू हो जाता है। इस बार भी आग ने बड़ी संख्या में किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों को ही खाक कर दिया। देखिए कहां कहां आग ने मचाई तबाही। छपरा में आग, जमुई में आग, सीवान में आग, जहां देखो वहां आग ही आग। और बहुत कुछ जलकर खाक। एक तरफ सूरज की तपिश, चिलचिलाती धूप से बचने की जद्दोजहद और उसी के बीच आग का तांडव शुरू। हर साल की तरह इस बार भी खेतों में लगने वाली आग ने किसानों की मेहनत और पूंजी को खाक करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखिए कैसे छपरा के दरियापुर में आग ने कहर मचाया है। हरदिया चंवर के गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आग ने सीवान के भी दर्जनों किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। घटना सीसवन थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के चंवर की है, जहां आग लगने से 50 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग का तांडव जमुई के झाझा में भी देखने को मिला। गेहूं के खेत में लगी आग ने 3 किसानों की 4 एकड़ जमीन पर लगी फसल को जला डाला। पीड़ित किसान ने आग के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है, जिसकी जांच हो रही है। ये 3 तस्वीरें शनिवार की हैं। शनिवार को सीवान, कैमूर और भोजपुर में आग का रौद्र रूप दिखा था। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दिन या एक साल की बात हो। बिहार में हर साल गर्मी के इस मौसम में ऐसे ही आग का तांडव देखने को मिलता है और किसानों की मेहनत और पूंजी जलकर खाक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए, गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज पछुआ हवा आग को तेजी से फैला देती है और यही वजह है कि खेतों में अगलगी की घटनाएं बहुत ज्यादा इन दिनों में बढ़ जाती है। कभी चूल्हे से उठी चिंगारी खेतों तक पहुंच जाती है और खेतों में खड़ी फसल राख हो जाती है, तो कभी खेतों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार की वजह से आग लग जाती है। यही नहीं, पराली जलाना भी आग लगने के पीछे एक बड़ी वजह है। घटती आग की घटनाओं के बीच ये समझना अब जरूरी है कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। गर्मी के मौसम में खेतों के आसपास बीड़ी, सिगरेट न पिएं। अगर आप इन एहतियातों को बरतते हैं तो काफी हद तक आप नुकसान से बच पाते हैं। सावधानी अपनाकर किसी बड़ी समस्या का समाधान आप पहले ही कर पाते हैं। माचिस की तिल्ली को बुझाने के बाद ही जमीन पर फेंकें। अपने खेतों के ऊपर से गुजर रहे नंगे बिजली के तार पर आप नजर जरूर रखें। बिजली के तार के नीचे खलिहान बनाने से आप बचें। अगर फिर भी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना तुरंत दें, ताकि आप सूचना देने के साथ इस नुकसान को कम से कम कर पाएं। आर्थिक तौर पर भी आपको कम नुकसान उठाना पड़े। और अब बात एक ऐसे खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कई संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे दिल्ली में आज होने वाली धार्मिक शोभा यात्राओं पर रोक लगाई गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान पथराव, झड़प। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो वहाँ पता नहीं कि उनके क्या बहसू में पीछे की साइड था। बाद में आ गया है तो उनका जैसे भीड़ बढ़ती गई फिर पथराव शुरू हो गया, उनका झगड़ा शुरू हो गया। गाड़ियों में तोड़ फोड़ और आगजनी।
अपनी जान बचाता हुआ भागा और मेरे को भी 3 पत्थर लगे और आप देखेंगे मेरी स्कूटी यहीं खड़ी थी तो पूरी स्कूटी को भी जलाने की पहले तोड़फोड़ करी और उसे जलाने की कोशिश। मास्टरमाइंड समेत 14 गिरफ्तार। अब तक हमने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व्ड है और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। छावनी में बदली जहांगीरपुरी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आला अफसर जो हैं फिलहाल दिल्ली पुलिस के वो मौके पे हैं। गृह मंत्रालय की नजर फिलहाल जहांगीरपुरी की इस पूरी हिंसा पर बनी हुई है। जांच की जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस की 10 टीमें ऑलरेडी इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद स्थिति काबू में है, लेकिन सियासत जोरों पर है। इस मामले में अब तक की अपडेट क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए इस हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। लोकल जो सुरक्षा तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है या केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये वो लोग हैं जो कि इस दौरान खासतौर से मोदी जी के शासनकाल में जो सौहार्द का माहौल है, जो सहिष्णुता का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उससे वो परेशान है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पूरी दिल्ली में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाने को कहा गया है। साथ ही अगले आदेश तक धार्मिक शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगाई गई है। पर प्रशासन की कुछ अपनी मजबूरियां थी, उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके लिए हमने उसको नहीं निकाला। हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव और गोलियां चलाई गई। तलवारों से हमला किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ आगजनी हुई। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए। एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। पुलिस ने मास्टरमाइंड अंसार समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। गोली चलाने वाले असलम अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा से जुड़े 100 से ज्यादा वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उपद्रव की आशंका के बावजूद पुलिस का खुफिया विभाग जानकारी जुटाने में असफल रहा। इतनी सारी कांच की बोतलें और पत्थर कहां से आ गए? साजिश के तहत जहांगीरपुरी उपद्रव को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस सिकंजे में कस रही है। अब इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, इसका खुलासा जल्द दिल्ली पुलिस भी करेगी। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबर को समझिए, हाल के दिनों में शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। रामनवमी जुलूस पर कई जगहों पर पथराव की घटनाएं सामने आई। झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों तक पथराव की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस बार हनुमान जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान भी पथराव किया गया। एक खास वर्ग के लोग हिंदू त्योहार की शोभा यात्रा पर ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर आखिर पथराव क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इन तस्वीरों को देखेंगे, इन घटनाओं को देखेंगे तो आपको ऐसा साफ महसूस होगा कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटनाओं पर विराम लगना, रोक लगना बहुत जरूरी है। धनबाद में कोयला चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ अब बेहद गंभीर हो चुकी है और यही वजह है कि कोयला चोरी करने वाले लोगों पर कैसे रोक लगे। उन्हें रोकने के लिए सभी कोल डंप आउटसोर्सिंग में कैमरे लगाए जाएंगे और 1,500 सीसीटीवी और ड्रोन से कोयला चोरों पर नजर रखी जाएगी। अब नहीं बचेंगे धनबाद के कोयला चोर। तीसरी आंख में हो जाएंगे कैद।
ड्रोन से होगी कोलियरी की निगरानी। धनबाद यानी काले सोने की खान, जहां कोयले के लिए खून भी बहता है और पसीना भी। धनबाद में बीसीसीएल की कई खदानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन उन बंद पड़ी खदानों से भी कोयले की चोरी और अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यही नहीं, कोलियरी और आउटसोर्सिंग से कोयला चोरी आम बात है, जिससे बीसीसीएल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये चोरी बंद होने वाली है, क्योंकि इस तरह की चोरी को लेकर सीआईएसएफ काफी गंभीर है। कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए सीआईएसएफ के डीआईजी ने कोल कंपनी के सीएमडी और जीएम के साथ बैठक की। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। सीआईएसएफ डीआईजी विजय कजला के अनुसार कोयला चोरी रोकने के लिए सभी कोल डंप आउटसोर्सिंग में कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं कोयला चोरों पर भी नजर रखने के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। बहुत इलीगल माइनिंग या फिर कोल डंप से चोरी, इसके लिए थोड़ी और रिसोर्सेज लॉजिस्टिक्स की भी डिमांड की गई। इस साल सीएमडी साहब ने ये भी आश्वस्त किया कि हम एयरटेल के साथ मिलकर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस सिस्टम भी बनाने वाले हैं। उस सर्वेलेंस के तहत करीब 1300-1400 कैमरे एडिशनल लगेंगे। बेटर वो वे ब्रिजेस का भी ऑटोमेशन की तरफ बात हुई कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी आए, खड़ी हो और उसका डेटा अपडेट हो जाए। इतना पेपर वर्क धीरे धीरे कम हो पाए। कुछ कंप्यूटराइजेशन हुआ है, पर अभी और करने की संभावना। कोयला चोरी से सरकार को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, आए दिन खदानों में हादसे भी हो जाते हैं। इस नई पहल से इस बात की एक उम्मीद जगी है कि शायद धनबाद में कोयला चोरी और अवैध कोयले के कारोबार पर विराम लग जाए। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, धनबाद में अवैध कोयला खनन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना यहाँ की कोयला खदानें हैं। अवैध कोयले के कारोबार को रोकने के लिए हर महीने यहां पर बैठक भी की जाती है। जिला प्रशासन से लेकर कोल इंडिया के स्तर तक की बैठकें हर बार होती रही हैं। अवैध खनन को रोकने की रणनीति अब तय की जाती है, लेकिन जमीन पर कुछ होता नहीं है, क्योंकि लगातार कोयला चोरी की घटनाएं सामने हैं। 2019 में धनबाद में बीसीसीएल और ईसीएल के खदानों से हर रोज 85,000 टन कोयला निकलता था। इसका 10 से 11% कोयला अवैध रूप से निकलता है, यानी कि 9,000 टन से ज्यादा कोयला चोरी हो जाता है। 5,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से इस कोयले की कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हुई। आप अंदाजा लगाइए, यानी धनबाद में अवैध कोयला माफिया का साम्राज्य साल का करीब 1,642 करोड़ रुपए है। और यही वजह है कि यहां पर इसे लेकर अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई भी आपको खूब नजर आती होगी। और अब कारगर रणनीति के तहत इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी रांची नशे का ट्राई जंक्शन बन चुका है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, नशे के सौदागर न सिर्फ सड़क मार्ग बल्कि अब रेलवे मार्ग का भी इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे हैं। और ऐसे में नशे के इस कॉरिडोर पर लगाम लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। रांची में अफीम की फसल खेतों से निकलकर गोदामों तक पहुंच गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ रांची में ही करीब 100 एकड़ से अधिक की फसल को नष्ट किया जा चुका है। बावजूद इसके करोड़ों की अफीम रांची में तस्करी की जा रही है। हाल के दिनों में अफीम तस्करी गिरोह की गिरफ्तारी और अफीम की बरामदगी इस बात के सबूत हैं। हम लोग के स्टडी में हम लोग इसको फोकस मांग चलते हैं कि नशा खुरानी को, ड्रग्स, नारकोटिक्स को, इलीगल लिकर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारे क्राइम्स को अवॉइड किया जा सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की तैयारी होती है। और आप लास्ट 6 महीने का यदि हम लोग का स्टडी करते हैं, पाएंगे कि बहुत भारी पैमाने पे जो बात उड़ीसा की कर रहे हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत भारी मात्रा में आपको गांजा का बहुत सारी रिकवरी हुई है, लोग पकड़ाए हैं, बहुत सारे ट्रेल मिले हैं, साथ ही ब्राउन शुगर, स्मैक ब्राउन की भी रिकवरी हुई है। रांची में 100 एकड़ से ज्यादा में लगी अफीम की फसल नष्ट। अब भी रांची में मौजूद है 100 करोड़ की अफीम। दिल्ली, यूपी, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रांची की अफीम की डिमांड। उड़ीसा से रेल मार्ग के जरिए रांची में गांजे की सप्लाई।
रांची से यूपी और दिल्ली तक गांजे की सप्लाई। अफीम के लिए यूपी और बंगाल के तस्कर पहुंच रहे हैं रांची। रांची में अफीम के खिलाफ हुई कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि रांची में नशे के सौदागर लगातार एक्टिव हैं। 9 मार्च 2021 को नगड़ी में कई किलो अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। 10 मार्च 2021 को 2 किलो अफीम 7 बोरा डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 14 अप्रैल 2021 को नगड़ी में 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 16 अप्रैल 2021 को 6 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 21 मई 2021 को 87 बोरा डोडा बरामद, 3 गिरफ्तार। 14 जुलाई 2021 को 95 किलो गांजा बरामद। 13 अगस्त 2021 को ओरमांझी में 5 किलो अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 अगस्त 2021 को 130 किलो गांजा बरामद। 1 दिसंबर 2021 को नामकुम में 86 किलो गांजा बरामद। 14 दिसंबर 2021 को तमाड़ से 3 किलो अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। 5 मार्च 2021 को तमाड़ से 30 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 मार्च 2022 को 2.5 किलो गांजा और आधा किलो अफीम बरामद। 23 मार्च 2022 को नामकुम में 4 क्विंटल डोडा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 मार्च को दशम फॉल से 9 किलो अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हाल के दिनों में लगातार रेलवे रूट से भी ओडिशा का गांजा बरामद किया जा रहा है, जिसका बाजार यूपी से दिल्ली तक है। हाल के दिनों में आरपीएफ और जीआरपी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 130 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। अभी जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है विगत काफी समय से कि उड़ीसा से गांजा आता है अलग अलग माध्यम से और रांची से फिर दिल्ली जाता है। दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया, बनारस और उधर क्षेत्र में इधर यहाँ से जाता है। तो ये एक तरह से ट्रांजिट पॉइंट बन रहा है, लेकिन हम लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हम लोगों को इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। बहरहाल सड़क के साथ रेलवे के रास्ते नशे की तस्करी से चुनौतियां बढ़ गई हैं। रांची नशे के कारोबार का कॉरिडोर बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।